गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर इंद्रजीत कौर आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल विरदी साइंस पर स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबके लिए इकोलॉजी के शॉर्ट नोट्स के रूप में कुछ टॉपिक्स को लाई हूँ और मेरी पूरी कोशिश है कि आप सभी के लिए ये शॉर्ट नोट्स जो हैं यूज़फुल रहें डिफरेंट एग्ज़ाम्स में, जिसमें भी आप इकोलॉजी का टॉपिक पढ़ें। तो स्टार्ट करते हैं। इकोलॉजी, जिसको हिंदी में बोलते हैं पारिस्थितिकी। तो इकोलॉजी क्या होती है? इकोलॉजी जीव विज्ञान की वो शाखा है जिसमें जीव समुदायों का और उसके वातावरण के साथ पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं। देखिए, साइंस के अंदर बहुत अलग अलग टाइप की ब्रांचेज होती हैं, तो उसमें से इकोलॉजी भी एक ब्रांच है। और आज के टाइम में हमारे पर्यावरण से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं वो इको फ्रेंडली के रूप में ही की जाती हैं। तो ये साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम अलग अलग जीव समुदाय का मतलब है हम छोटे अकशेरुकियों से लेकर बड़े कशेरुकियों तक की बात करते हैं और उनका वातावरण के साथ क्या संबंध है, इस पूरे के बारे में हम स्टडी करते हैं। और इकोलॉजी कोई छोटी ब्रांच नहीं है, ये बहुत बड़ी ब्रांच है और इसके अंदर अलग अलग जितने भी हम स्टडी कर रहे हैं पार्ट्स, उस सभी में इकोलॉजी जो है अपना मेन रोल प्ले करती है। इसमें कुछ मतलब मेरे जो ये स्केच की वजह से हो सकता है कहीं लाइट हो, तो मैं आपको उसका बता देती हूँ। इसमें शब्द जो इकोलॉजी का रीटर, साइंटिस्ट रीटर ने सबसे पहले दिया था और इसकी परिभाषा अर्नेस्ट हैकल ने दी थी। भारत में पारिस्थितिकी के जनक यानी इकोलॉजी के फादर जो भारत के अंदर जिनको बोला गया है वो रामदेव मिश्र जी हैं। और प्लांट इकोलॉजी में वर्मिंग जो है उन्होंने प्लांट इकोलॉजी के बारे में बताया था। तो देखिए, इकोलॉजी किसी भी सिस्टम के अंदर, हमारा जो बायोस्फीयर है जैव मंडल के अंदर अगर हम स्टडी करते हैं तो इसका सबसे छोटा घटक जीव होता है। जो जीव हैं वो एक स्पीसीज, एक जाति बनाते हैं और जाति जो होती है वो एक ही प्रकार के जीवों से बनती है। और जब एक प्रकार के जीव जो हैं वो किसी एक जगह पर इकट्ठे होते हैं तब वो समष्टि, जिसको बोलते हैं पॉपुलेशन, बनाते हैं। और पॉपुलेशन अलग अलग प्रकार की जो पॉपुलेशन होती है वो समुदाय बनाती है, समुदाय परितंत्र बनाते हैं, परितंत्र से आगे जीवोम बनते हैं जिसको इंग्लिश में बायोम बोला जाता है, और बायोम जो है वो जैव मंडल बनाते हैं। तो समष्टि और समुदाय, देखिए इसका जनरल से एग्जांपल बताती हूँ कि जैसे हम लोग किसी भी एक एरिया में रह रहे हैं तो उस एरिया के अंदर सबसे छोटा जीव जो भी है, मान लीजिए हम किसी एक जगह के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो वहाँ पर हमारे पास बहुत सारे एनिमल्स हैं या बहुत प्लांट हैं। तो एक ही तरह के प्लांट्स, अगर एक ही तरह के प्लांट्स होंगे तो वो एक जाति बनाएंगे और वो जो है वो पॉपुलेशन कहलाएगी। तो हम कह सकते हैं कि जीव या इंडिविजुअल इन इंग्लिश, ये किसी भी बायोस्फीयर में जैव मंडल का सबसे छोटा घटक होता है। इकोलॉजी के अंदर जब हम स्टडी करते हैं तो ये सबसे छोटा घटक माना जाता है। इकोलॉजी को अगर हम डिवाइड करें, अगर उसको हम बांटें तो वो दो तरह से बढ़ती है। एक होती है स्व पारिस्थितिकी और एक होती है पर पारिस्थितिकी। स्व पारिस्थितिकी का मतलब होता है जिसमें हम स्पीसीज़ के बारे में यानी विशेष प्रजाति के बारे में और पर्यावरण के बारे में अध्ययन करते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जाम्पल बताऊं, जिसको इंग्लिश में ऑट इकोलॉजी भी कहते हैं। ऑट इकोलॉजी का मतलब है जब एक ही तरह की जातियाँ, मान लीजिए हम सिर्फ गाय और गाय के बारे में, यानी वो क्या हुई, काऊ पॉपुलेशन। तो वो काऊ पॉपुलेशन जो होती है वो स्व पारिस्थितिकी, यानी उसके अंदर हमने सिर्फ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ काउज ही काउज होंगी, वहाँ पे गाय होंगी, उसके अलावा वहाँ पर और भी प्रजातियाँ मिल सकती हैं। लेकिन जब हम किसी एक पर्टिकुलर जाति के ऊपर या प्रजाति के ऊपर विशेषतः कोई अध्ययन करते हैं और पर्यावरण के संबंधों के साथ करते हैं तो उसे हम स्व पारिस्थितिकी या ऑट इकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कुंजशिला जातियाँ। कुंजशिला जातियाँ जो होती हैं इसमें जातियों की संख्या कम होती है लेकिन जैव भार अधिक होता है, परंतु प्रभाव बहुत अधिक होता है। जैव भार का मतलब होता है बायोमास, यानी किसी भी जगह पर कितने प्लांट्स और कितने एनिमल्स हैं उससे रिलेटेड जो
हम लोग उसकी जो कैलकुलेशन करते हैं, गणना करते हैं, उसको हम जैव भार बोलते हैं। तो इसके कुंज शिला जातियाँ कहलाती हैं, यानी जातियों की संख्या कम है लेकिन जैव भार भी उसी वजह से कम होता है, लेकिन उनका प्रभाव बहुत अधिक होता है। नेक्स्ट है समपारिस्थितिकी। समपारिस्थितिकी जिसको हम सिन इकोलॉजी भी कहते हैं, इसके अंदर समुदाय और पर्यावरण। अब समुदाय कैसे बनते हैं? जब किसी एक ही जगह पर अलग अलग प्रकार की जातियाँ रहती हैं तो उसमें समुदाय या कम्युनिटी बनता है, और उसका पर्यावरण के साथ में जो भी इंटरेक्शन रहता है उसको समपारिस्थितिकी कहते हैं। स्थानिक प्रजातियाँ वो होती हैं जो किसी विशेष स्थान पर होने वाली, यानी कुछ ऐसी होती हैं जैसे याक है, लामा है और ऊँट है, तो वो राजस्थान में मिलता है। अगर आप ये कहें कि ऊँट को हम शिमला में शिफ्ट कर दें, या आप शिमला में या ठंडे इलाकों में हम देखें तो हमें वहाँ पर नहीं मिलेगा। तो ऐसी जातियाँ जो किसी इकोलॉजिकल कंडीशंस की वजह से उसी जगह पर आप पाई जाती हैं, उन्हें हम स्थानिक प्रजातियाँ कहते हैं। नेक्स्ट, पुरोगामी समुदाय ऐसे समुदाय होते हैं जो पहले से ही स्थापित हो, यानी कि किसी भी इकोसिस्टम में, किसी भी पारितंत्र के अंदर पहले से ही वहाँ एस्टेब्लिश्ड प्रकार के जो कम्युनिटीज़ जो पहले से ही वहाँ प्रेजेंट हैं, जो समुदाय पहले से उपस्थित है, उन्हें बोला जाता है पुरोगामी समुदाय। अनुक्रमण का मतलब हुआ कि सक्सेशन। अनुक्रमण में अवस्थाएं होती हैं, मतलब इसमें मैं आपको एक जनरल से एग्जांपल ये देती हूँ। जैसे मान लीजिए कोई ज़मीन है वो बंजर है, और उस बंजर ज़मीन में अगर हम देखें तो वहाँ धीरे धीरे वेजिटेशंस होने लग गई। उसके बाद में बहुत बड़ा एक वनों का, जंगल का निर्माण हुआ। तो एक बंजर ज़मीन से जब एक जंगल जिसमें बहुत सारी जीव जातियाँ भी रह रही हैं, उसमें पशु पक्षी भी रह रहे हैं, उसके अंदर अलग अलग प्लांट्स भी रह रहे हैं, तो इन सब का उसमें एक इंटरेक्शन हुआ। तो ये जो सक्सेशन या अनुक्रमण हिंदी में बोलते हैं, ये अनुक्रमण यानी कि उसमें एक जातियों का डेवलपमेंट हुआ, कहाँ पर वो बंजर थी। तो इस प्रकार से जो अनुक्रमण होते हैं उसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स पाए जाते हैं जिसके अंदर आप देखते हैं कि एक होता है वो स्टार्टिंग कहाँ से हुई। तो किसी भी अनुक्रमण के अंदर जो पहले से जाति अगर प्रेजेंट है, ठीक है, तो वो तो पुरोगामी होगी, लेकिन उसी क्रम में कुछ जो जातियाँ बनती जा रही हैं उनको मध्यावस्था और चरम अवस्था का मतलब होता है जो बिल्कुल शीर्ष में। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया कि एक बंजर ज़मीन है, बंजर ज़मीन में सिर्फ चट्टानें हैं और किसी भी तरह से वहाँ बारिश हो रही है या एनवायरमेंटल धूप आती है, बारिश हो रही है, मौसम सर्द गर्म ठंडा, तो धीरे धीरे चट्टानें जो है बारिश के पानी से, धूप आने से उसके अंदर दरारें पड़ने लग जाती हैं, फिर उसके अंदर एल्गी आ जाती है, फिर उसके अंदर एल्गी जिसको आप शैवाल बोलते हो और फंजाई जिसको हम कवक बोलते हैं, ये एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप्स जो हैं, मतलब कि इनके अंदर एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है जिसकी वजह से ये पनपती है। क्योंकि जो एल्गी होती है, शैवाल होते हैं, वो अपना भोजन बना सकते हैं, उनमें क्लोरोफिल होता है, लेकिन कवक नहीं बना सकते। तो कवक उनको जो है वो शेल्टर देता है, जबकि जो एल्गी है वो उनको भोजन देती है। तो एक दूसरे के साथ उनकी अंडरस्टैंडिंग के साथ धीरे धीरे वो वहाँ पर जो लाइकेंस की उपस्थिति होने लगती है, और जो ये लाइकेंस होते हैं, ये लाइकेंस के साथ में फिर इसी तरीके से आप देखते हैं कि थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट, एंजियोस्पर्म्स, ये आप लोगों ने बॉटनी में विटेकर का 5 क्लास किंगडम स्टडी किया है। तो इसी तरीके से वनों का निर्माण हो जाता है। तो ये 3 अवस्थाओं में होती है, पुरोगामी समुदाय में, क्रमक समुदाय में और चरम समुदाय। चरम का मतलब है लास्ट में कौन सी बनी, एक बंजर ज़मीन में लाइकेन से उपस्थिति होकर अब जो बन रहा है वो है वनों का निर्माण, जिसमें बड़े बड़े पेड़ आ गए। तो ये चरम अवस्था हो गई, उसका क्लाइमेक्स स्टेज हो गई। तो ये सक्सेशन पॉइंट था। नेक्स्ट है समुदाय, यानी किसी भी समुदाय के अंदर अंतर जातीय संबंध। बेटा इंटर स्पेसिफिक और इंटरा स्पेसिफिक। इंटर का मतलब होता है अंतर जातीय संबंध,
तो अंतर जातीय संबंध हमेशा दो विभिन्न प्रकार की जातियों या प्रजातियों में पाए जाते हैं, यानी कि वो एक ही नहीं होंगे, वो अलग अलग होंगे। जैसे मान लीजिए किसी मैमल में किसी स्तनधारी का और किसी पक्षी का आपस में कोई संबंध होना, वो धनात्मक भी हो सकता है, वो ऋणात्मक भी हो सकता है। तो इसमें मैंने ये डायग्राम में शो किया हुआ है। धनात्मक के अंदर देखिए सहजीवी, जिसको सह विकास, सहोपकारिता भी कहा जाता है, यानी प्लस प्लस का निशान इसमें ये शो कर रहा है कि ये दोनों को ही लाभ होता है। यानी जो ऐसा जीव है, अगर वो एक दूसरे के साथ किसी भी कारण से एक ऐसी जगह पर रह रहे हैं जहाँ पर ना वो उसको नुकसान पहुँचाता है, ना उसको दूसरी जाति नुकसान पहुँचाती है, लेकिन दोनों ही लाभान्वित रहती हैं, तो उसको बोलते हैं सहजीवी विकास। ये धनात्मक है, यानी इसमें किसी प्रकार का एक दूसरे को कोई नुकसान नहीं हुआ। फिर उसके नीचे एग्जाम्पल देखिए, राइजोबियम जीवाणु। राइजोबियम जो ऑब्लिगेटरी अविकल्पी प्रकार के होते हैं। अब लेग्यूमिनेसी पौधे हैं, लेग्यूमिनेसी फलीदार जितने भी पौधे होते हैं उनको लेग्यूमिनेसी की श्रेणी में रखा गया है। तो लेग्यूमिनेसी जो होते हैं और राइजोबियम बैक्टीरिया जो होते हैं वो पौधों की जड़ों में रहते हैं, क्योंकि वो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। और सेकेंड एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं लाइकेन एंड कवकमूल, जो अभी मैंने आपको बताया था कि लाइकेन्स मीन्स की जो एल्गी और फंगस के मेल से जो बनते हैं लाइकेन्स, वो ना एक दूसरे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, एक दूसरे की के लिए यूज़फुल ही होते हैं, इसलिए ये सहजीवी प्रकार का एक उदाहरण है। सेकेंड है इसमें प्राक सहभोजिता। पहले मैं आपको सारे पॉजिटिव के बारे में बता रही हूँ। प्राक सहभोजिता, इसमें भी दोनों ही लाभान्वित रहते हैं, परंतु ये विकल्पी प्रकार के होते हैं, जैसे हर्मिट क्रैब और सी एनीमोन। टिक बर्ड है, गेंडा है, मगरमच्छ है, पक्षी है। तो इसके अंदर नुकसान कोई नहीं करते, लेकिन जैसे सी एनीमोन है वो चल नहीं सकता, वो मूवमेंट नहीं कर सकता क्योंकि चट्टानों के साथ में चिपका रहता है, लेकिन हर्मिट क्रैब जो है वो इधर उधर घूम सकता है। तो सी एनीमोन हर्मिट क्रैब के ऊपर अपने आप को फिक्स कर लेता है और उसके बाद में वो अपनी एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। तो इस तरह से ये उसको नुकसान नहीं पहुंचाता ना, और लेकिन क्योंकि ये विकल्पी प्रकार के हैं इस वजह से इनको प्राक सहभोजिता के अंतर्गत रखा गया। सॉरी, आज गला खराब होने की वजह से बीच में कई बार डिस्टर्बेंस भी हो सकती है। थर्ड एग्जांपल है सहभोजिता। सहभोजिता जिसमें एक को प्लस और एक ज़ीरो, यानी एक को लाभ होता है, एक को कुछ नहीं होता, वो अप्रभावित रहती है। तो इसमें अधिपादप एपीफाइट्स होते हैं, अधिजंतु हैं, इनके बारे में जो है हम बता सकते हैं कि ये एग्जाम्पल्स हैं। इधर हम देखते हैं ऋणात्मक। ऋणात्मक में देखिए ऊपर मैंने पॉइंट्स लगाए हैं, शोषण, असहभोजिता, प्रतिस्पर्धा। तो शोषण के अंदर होती हैं परजीविता, परभक्षिता। परजीविता का मतलब होता है इसमें एक को लाभ है, दूसरे को हानि है, ठीक है। जैसे हमारी बॉडीज़ में बाह्य परजीवी हैं, अंत परजीवी हैं या अंड परजीवी हैं, पैरासाइट्स जो होते हैं। जैसे देखिए एक जनरल सा एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ इसका। जैसे आप माने कि जो जूं है वो हमारे मनुष्य के सिर पर पाई जाती है, तो जूं का भोजन मनुष्य के सिर का खून है। तो जूं जो है वो लाभान्वित हो रही है, लेकिन जो मनुष्य है उसके सिर में इससे इन्फेक्शन क्रिएट हो रहा है, तो इसका मतलब उसको हानि हो रही है। तो ये परजीविता होती है। तो परजीविता के अंदर जो जीव किसी दूसरे के शरीर पर रहता है, जैसे जूं है, तो जूं क्या हुई, परजीवी, पैरासाइट। और किस पर रहती है, वो हमारे सिर के अंदर से भोजन के रूप में ब्लड को लेती है। तो हम कह सकते हैं कि हम हुए उसके लिए होस्ट, ठीक है। तो इस तरह से बाह्य परजीवी हो, चाहे हमारी बॉडी के अंदर हो, चाहे वो अंड परजीवी हो, ये परजीविता के ही एग्जाम्पल्स हैं। परभक्षिता, भक्षण करना, दूसरों को मार कर खा जाना, इसके अंदर भी एक का
लाभ होता है तो दूसरे का जब जान जाएगी तो दूसरे का नेचुरल सी बात है उसको हानि होगी। तो इस तरीके से जैसे शेर है, लोमड़ी को या छोटे जीवों को खाना है, कीटहारी पादप होते हैं, तो जो कीटों का इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जिसको कहते हैं वो कीटों का भक्षण करते हैं, जैसे नेपथीन्स, यूट्रिकुलेरिया, डायोनिया, ये सब आते हैं इसमें। इसके बाद में हम नेक्स्ट बात करते हैं इसी में, क्योंकि ऊपर मैंने आपको पहले बताया शोषण, असहभोजिता और प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन। सेकंड पार्ट असहभोजिता, इसके अंदर ना लाभ होता है ना ही हानि होती है। तो ना लाभ और ना हानि का मतलब हुआ कि जैसे इसमें दो तरह के हम लोग परजीविता को शो कर सकते हैं, एक होती है एंटीबायोसिस और एक होता है एलिलोपैथी। तो एंटीबायोसिस जो होती है वो जंतु रसायन स्राव करता है, पेंसिलियम नोटेटम कवक जो है, तो जंतु रसायन स्राव यानी कि कुछ केमिकल्स जो होते हैं बॉडीज़ में से निकलती हैं, तो वो जो होते हैं वो हमारी ना तो कोई लाभ देते हैं ना ही कोई हानि करते हैं। और एलिलोपैथी का मतलब होता है इसके अंदर पादप रसायन होते हैं। तो पादप रसायन जो होंगे जैसे बबूल है, किक्कर जिसको बोलते हैं, वो भी इस तरीके से ये अपना कार्य करता है। नेक्स्ट इसी में आता है प्रतिस्पर्धा, जिसको हम कंपटीशन कहते हैं। यह है अंतर्जातीय भी हो सकता है, अंतर्जातीय यानी कि इसमें एक ही प्रकार की जातियाँ जो एक जगह पर रहती हों जिसे अंतर्जातीय कहते हैं, उनके अंदर अगर कोई संबंध पाया जाए तो वो उसको कंपटीशन के रूप में नेगेटिव इफेक्ट देता है। और अंतर्जातीय मीन्स इंटर का मतलब है एक जाति। जैसे अभी मैंने बोला कि एक जाति मान लीजिए स्तनधारी की है और एक जाति किसी पक्षी की है, तो पक्षियों के अलग गुण हैं, स्तनधारियों के अलग गुण हैं, उनको अंतर्जातीय कहते हैं। और अंतरा जातीय का मतलब जाति एक हो गई, मान लीजिए एक ही जगह पर बीटल है, बीटल एक ही प्रकार के हैं, एक ही जाति से हैं, वो हरे रंग के हैं या येलो कलर के हैं, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उनकी जाति एक है तो वो अंतर्जातीय होता है। तो ये मैंने नीचे इसमें समुदाय में अंतर्जातीय संबंध में धनात्मक, ऋणात्मक, सहजीविता, सहपरोपकारिता, प्राक, सहभोजिता, और इनमें मैंने बता रखा है कि ये प्लस प्लस दोनों को लाभ, जहाँ पर ज़ीरो लिखा है एक को लाभ है एक को नहीं है। और शोषण है, ये सब मैंने उसका एक रे डायग्राम आपके लिए बना दिया है। तो इसमें ये मेरा चैनल का नाम है विरदी साइंस, और इसके अलावा इकोलॉजी के अलावा मेरी एंटोमोलॉजी के शॉर्ट्स भी चल रहे हैं। तो इकोलॉजी की डिटेल में वीडियोस देखने के लिए आप मेरी इस चैनल यूट्यूब चैनल पे मैं लिंक भेज दूँगी, उस पर आप ज़रूर विज़िट करें। तो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम जिसको हम बोलते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र। इकोसिस्टम जो है पर्यावरण की सबसे छोटी इकाई होती है, और ये वाक्य जो है वो E.P. ऑडम, इनकी बुक भी है जो कि हायर क्लासेस में लगाई जाती है। E.P. ऑडम के द्वारा कहा गया था। इस शब्द को सबसे पहले दिया गया A.G. टेंसले के द्वारा। इकोसिस्टम के फादर E.P. ऑडम को कहा जाता है। अगर हम कंपोनेंट्स या घटकों की बात करें तो इकोसिस्टम में दो प्रकार के घटक होते हैं, जैविक और अजैविक। जैविक का मतलब होता है जिसमें लाइफ है, जीव है। बायोटिक, बायो का मतलब भी होता है लाइफ। आप देखते हैं बायोलॉजी, सो उसके अंदर आप लोग बॉटनी भी पढ़ते हो, वनस्पति विज्ञान भी पढ़ते हैं, जूलॉजी भी पढ़ते हैं, यानी जीवों का और पौधों का अध्ययन होता है। तो आप ये माने कि इस पूरे ब्रह्मांड में, अगर हम माने इस पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ पौधों को, यानी वो एल्गी से लेकर शैवाल से लेकर बड़े बड़े वृक्षों तक, एंजियोस्पर्म्स तक, जितने भी उसके अंदर जातियाँ आती हैं, और ब्रह्मांड के अंदर जितने भी जीव हैं, अमीबा से लेकर मनुष्य तक जितने भी जीव हैं, वो सब बायोटिक कंपोनेंट्स में आते हैं।
इसके अलावा जो कुछ भी आप इस पर्यावरण से रिलेटेड पढ़ते हैं, ताप के बारे में, टेम्परेचर के बारे में, लाइट के बारे में, सनलाइट के बारे में, पीएच के बारे में, वायु के बारे में, एयर के बारे में, पानी के बारे में, सॉइल के बारे में, गैसेस, जो भी निर्जीव चीज़ें हैं, निर्जीव घटक होते हैं, वो सब एबायोटिक में आते हैं। ठीक है। और बायोटिक कंपोनेंट में हम लोगों ने सिर्फ जिनमें जान है, तो पौधों में भी जान होती है, और हम ये मानते हैं कि हमारे जो एनिमोजोन में तो है ही, तो इनको बायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं। अब बायोटिक कंपोनेंट्स को अगर हम डिवाइड करें तो ये दो टाइप्स में डिवाइड होता है। एक है उत्पादक, जिसको बोलते हैं प्रोड्यूसर्स, और दूसरे होते हैं कंज्यूमर्स। देखिए, उत्पादक वो होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, तो हम उत्पादक के रूप में इस ब्रह्मांड में, इस पूरे जैव मंडल में, या हम कह सकते हैं इन जैविक घटकों के अंदर उत्पादक जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं, वो सभी जो अपना स्वयं भोजन बना सकते हैं, स्वयं पोषी होते हैं, उनको हम प्रोड्यूसर्स कहते हैं। तो हम सिंपल भाषा में ये कह सकते हैं कि सभी प्रकार के हरे पौधे जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से अपना भोजन बनाते हैं, उन्हें हम उत्पादक बोल सकते हैं। और उपभोक्ता जो उनको कंज्यूम करते हैं, उपभोग करते हैं, उनको बोलते हैं कंज्यूमर। तो इस हिसाब से यहाँ पर अगर हम देखें तो उपभोक्ता जो हैं वो तीन तरह के होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता, प्राइमरी कंज्यूमर, द्वितीयक उपभोक्ता, सेकेंडरी कंज्यूमर, तृतीयक उपभोक्ता, टर्शरी कंज्यूमर। तो यानी कि इसी के कंज्यूम करने के हिसाब से जो हरे पौधों को खाते हैं, जैसे कि जो भी शाकाहारी हैं वो क्या होंगे, जो पौधों को खाएंगे, तो प्राइमरी कंज्यूम किसने किया पहले, सबसे पहले किसी भी शाकाहारी जीव ने किया, तो वो प्राथमिक उपभोक्ता। उसको मारकर खाने वाला, मान लीजिए उसको किसी खरगोश ने पौधे को खाया, तो पौधे क्या हुए, उत्पादक। और उसको खाने वाले खरगोश प्राथमिक, फिर उसको खाने वाले द्वितीयक, और उसको खाने वाले द्वितीयक को खाने वाले तृतीयक कहलाते हैं। मैंने यहाँ बता रखा है, ये जो अभी मैंने आपको ऊपर डिटेल बता दी थी। उत्पादक जो है अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाते हैं, और इन्हें कन्वर्टर भी कहा जाता है। ये प्रकाश संश्लेषी जीवाणु और रसायन संश्लेषी जीवाणु होते हैं। जो प्रकाश संश्लेषी जीवाणु है उसके अंदर साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, इनको यूज़ किया जाता है। जबकि रसायन जो केमिकली सिंथेटिक सिंथेसिस करते हैं, ऐसे बैक्टीरिया वो सल्फर और नाइट्रोजन के बैक्टीरियाज होते हैं जो कि एनवायरनमेंट में प्रेजेंट रहते हैं। कंज्यूमर जिसको बोला है कि परपोषी होते हैं, ये अपना भोजन दूसरे पौधों से या जीवों से प्राप्त करते हैं, तो इन्हें सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स भी कहा जाता है। जैसे गाय का के दूध देती है, तो गाय का दूध, क्योंकि गाय खुद क्या है, दूध जो है वो प्रोडक्ट है, तो गाय एक सजीव है। मुर्गी द्वारा अंडे देना, मधुमक्खियों द्वारा शहद देना, ये सब इसमें आता है। तो हम अगर उपभोक्ता को डिवाइड करें तो ये दो प्रकार से डिवाइडेड है। एक होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता और एक होते हैं द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक। ये जो प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक और चरम शीर्षस्थ उपभोक्ता, ये सभी मैक्रो कंज्यूमर यानी गुरु उपभोक्ता में आते हैं। तो इनको अगर हम किसी भी खाद्य फूड चेन, खाद्य श्रृंखला के अंदर देखें तो इसको लेवल T2, T3, T4, T5 कहा जाता है। तो इसमें आप देखिए प्राथमिक उपभोक्ता जो कि सीधा डायरेक्टली प्लांट्स में है, जैसे पौधों को किसी कौवे ने खा लिया, उसके फ्रूट्स को खा लेते हैं, रैबिट खा लेते हैं, डियर खा लेते हैं, तो ये हो गए उसको पहला उपभोग करने वाले प्राथमिक उपभोक्ता। अब इनको मान लीजिए किसी ने खा लिया, मारकर, रैपिड है, डियर है, उसको खा लिया, तो मांसाहारी खाएगा, तो वो हो गए द्वितीयक। और द्वितीयक को भी अगला मांसाहारी खाएगा, उनसे बड़ा भेड़िया हो गया, लोमड़ी हो गई, तो ये आ जाते तृतीयक, टर्शरी। इसलिए इसका नाम T3, T4, T5, T का मतलब टर्शरी। और चरम का मतलब है जो किसी भी फूड चेन का, खाद्य श्रृंखला का सबसे अपर लेवल पे कंज्यूम करने वाला हो, उसको कहते हैं चरम शीर्षस्थ उपभोक्ता। जैसे शेर, बाज, मोर, मनुष्य, इनको कोई नहीं मार के खाता आगे, उनको बोला जाता है शीर्षस्थ।
दूसरे प्रकार के कंज्यूमर्स होते हैं माइक्रो कंज्यूमर, लघु उपभोक्ता, जिनको हम अपघटक भी कहते हैं। ये अपघटक इसलिए कहलाते हैं क्योंकि भाई जितने भी, अब कई बार आप देखते हो जंगलों में जाते हैं, आप बाय बस जाते हो तो कुछ ऐसे जीव होते हैं जो मर जाते हैं, तो उसमें वहाँ पर उनको उठाने वाला तो कोई नहीं होता, तो उन पे कुछ कीड़े, कुछ जीवाणु, बैक्टीरिया जैसे पड़ जाते हैं जो कि उनकी बॉडी को डिकम्पोज करते हैं, और ताकि पॉल्यूशन नहीं हो, ठीक है। तो कार्बनिक पदार्थों का अपघटन करते हैं, इसलिए इनको ट्रांसफॉर्मर्स भी कहते हैं। और ये मृतोपजीवी होते हैं, यानी सड़े गले जंतुओं पर, पौधों पर। तो आप देखते हो ना, जीवाणु, बैक्टीरिया पड़ जाते हैं, या आप कह सकते हो कवक, फंगस। अब जब हम नॉर्मली हम कहते हैं उल्ली लग जाती है, तो ये सब चीज़ें जो होती हैं ये डिकम्पोजर्स में आती हैं, माइक्रो कंज्यूम्स करने वाले होते हैं। इसी तरीके से इंसेक्टिवर्स प्लांट्स जो होते हैं, कीटहारी, ये उत्पादक और उपभोक्ता दोनों का ही कार्य करते हैं, तो ये एक एक्सेप्शन है, अपवाद है, ठीक है। नेक्स्ट है पारितंत्र के कार्य। देखिए जो इकोसिस्टम है उसका एक्चुअली मेन वर्क क्या है, क्या फंक्शन है। इकोसिस्टम का मेन फंक्शन ये होता है कि ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, ठीक है। तो इसके अंदर जो अलग अलग लेवल हैं उनको हम अगर बात करें तो उसके बारे में जितनी भी अवधारणाएं थी वो लिंडमैन साइंटिस्ट द्वारा दी गई। तो मैंने नीचे ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं उनका एक फिर ये बना दिया है रे डायग्राम, तो ये आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं, फूड चेन। फूड चेन इन हिंदी खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला जो है, किसी भी पारितंत्र में सभी जीव अपनी भोज्य संबंधी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए, नेचुरल सी बात है, एक दूसरे पे हम डिपेंड होते ही हैं। देखिए अगर मैं आपसे बात करूं कि हम लोग कपड़ा पहनते हैं, हम खाना खाते हैं, तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम प्लांट से जुड़े हुए हैं। कपड़ा आप कह दोगे कि हम शोरूम में गए थे, वहाँ से लिया, शोरूम में भी कहीं फैक्ट्री से आया होगा, फैक्ट्री में भी कहीं कॉटन आई होगी, तो फिर कॉटन कहाँ से आई, कॉटन फार्म से आई, और वो फार्म में लगी थी, किसी खेत में लगी थी, तो पौधे पे लगी थी। तो प्लांट अल्टीमेटली मीन्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम लोग जो हैं निर्भर करते हैं, ठीक है। जब जीवों के विभिन्न पोषक स्तर को एक श्रृंखला में एक व्यवस्थित क्रम में रखें तो इसे ही हम खाद्य श्रृंखला कहते हैं। यानी कि ऐसा कभी नहीं होता कि उत्पादक को आप सेकंड नंबर पे लिख लें, थर्ड पे, सबसे पहले उत्पादक ही आता है। जो किसी टी का मतलब होता है पोषक स्तर, इंग्लिश में ट्रॉफिक लेवल, इसलिए ट्रॉफिक का स्पेलिंग शुरू होता है टी से। सो हम इसमें T1, T2 उसको खाने, पौधों को खाने वाले जीव या दूसरे वो होंगे, वो प्राथमिक उपभोक्ता T2, द्वितीयक उपभोक्ता T3, तृतीयक T4 और चरम उपभोक्ता T5, जैसे कि मैं डिटेल ऊपर आपको बता ही चुकी हूँ। ये एक श्रृंखला है जो सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है, इसीलिए इसको खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। इसमें डिकम्पोजर्स नहीं होते। अगर हम खाद्य श्रृंखला की बात करें तो खाद्य श्रृंखला 3 तरह की होती है। चारण खाद्य श्रृंखला, जिसको ग्रेजिंग फूड चेन कहते हैं, यह उत्पादकों से होकर शाकाहारी, मांसाहारी व सर्वाहारी तक जाती है। यानी कि प्रोड्यूसर्स, फिर प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी, और फिर आगे चरम तक जाती है। तो ये उनमें पाई जाती है जहाँ पर कि जैसे मैदानों में, जहाँ पर कि बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, बहुत वेजिटेशन होती है, ठीक है। नेक्स्ट है अपरद। अपरद खाद्य श्रृंखला का मतलब है डेट्राइटस फूड चेन। इसके अंदर जो जीव हैं मर जाते हैं, तो मरने के बाद नेचुरल से उनके ऊपर जो भी दूसरे फीडिंग करेंगे, उनके मरने के बाद ये स्टार्ट होती है, तो उसको बोलते हैं अपरद खाद्य श्रृंखला। और परजीवी खाद्य श्रृंखला, पैरासाइटिक फूड चेन जो होती है, ये भी उत्पादक से लेकर शीर्षस्थ उपभोक्ता तक पाई जाती है। तो क्योंकि इसमें पैरासाइट्स होते हैं, जैसे हम इसमें बात कर सकते हैं जो पैरासाइट्स में, मैं आपको अगर एक एग्जांपल बताऊं, जैसे कसकटा, अमरबेल का पौधा
उसका नाम सुना होगा। वो जिस भी पेड़ पे चला जाता है, चढ़ जाती है वो बेल, वो उस पेड़ को ख़त्म कर देती है, क्योंकि उसके जितने भी सेल्स हैं उन सब का जो सैप है, रस है, उसको चूस लेती है। तो धीरे धीरे वो वृक्ष पौधे ख़त्म होने लगते हैं। इसलिए वो भी एक पैरासाइटिक जो है एग्जाम्पल है किसी भी पैरासाइटिक न्यूट्रिशन का। नेक्स्ट है इसमें फूड वेब, जिसको आप बोलते हैं खाद्य जाल। देखिए, अब पारिस्थितिकी में पहले मैं परिभाषा बता दी। पारिस्थितिकी तंत्र में एक से अधिक खाद्य श्रृंखलाएं आपस में जुड़ती हैं और किसी खाद्य क्रम में जुड़कर जटिल बना देती हैं, उसे फूड वेब कहते हैं, जो बहुउद्देशीय संबंध। देखिए, अब एक पौधा है तो उस पौधे को मैं बोलूँ कि ये तो सिर्फ क्रो ही खाएगा, कौवा खाएगा, तो सारा का सारा तो वो नहीं खा सकता। उसको टिड्डा भी खा सकता है, उसको क्रो भी खा सकता है, ठीक है, और उसको रैबिट भी खा सकता है, तो उसको पैरट भी खा सकता है। तो मतलब अलग अलग फूड चेन्स आपस में इंटरलिंक्ड हो जाती हैं, उसको हम खाद्य जाल कहते हैं। तो देखिए, इसमें एरोज हैं, घास हो गई उत्पादक, उसको खरगोश ने खाया, खरगोश को बाज ने खा लिया, ये एक चेन बन गई खाद्य श्रृंखला की। दूसरी ऐसी घास को टिड्डा खाएगा, टिड्डे को छिपकली खा लेगी, छिपकली को बाज खा लेगा, या बाज डायरेक्टली टिड्डे को भी खा सकता है, ये एरो शो कर रहा है। तो ये एक दूसरी श्रृंखला बन गई। इसी तरीके से चूहे ने घास को खा लिया, चूहे को बाज डायरेक्टली भी खा सकता है, या सांप चूहे को खाएगा और सांप को बाज खा जाएगा। तो ये अगर देखा जाए तो 2-3 प्रकार की खाद्य श्रृंखलाएं आपस में जुड़ गई हैं, और इसमें बाज चरम उपभोक्ता जो है वो माना है, और घास प्रोड्यूसर है। बाकी इसमें प्राथमिक टिड्डा और छिपकली द्वितीयक हो गई, और अगर छिपकली को बाज खाता है तो वो तृतीयक हो गया, चरम सीमा का। इस प्रकार से खाद्य जाल जो होता है जितना बड़ा होगा उतना ही स्थायी रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें पिरामिड्स। देखिए, पिरामिड्स क्या होते हैं? पिरामिड को सबसे पहले चार्ल्स एल्टन ने बनाया था। और पिरामिड जो होते हैं वो वैसे तो अपराइट, देखिए त्रिकोणीय प्रकार के, अपराइट का मतलब होता है जिसमें आपने त्रिभुज का आकार देखा होगा, तो त्रिभुज के ऊपर तीखा निशान रहता है। तो इस तरह के जो पिरामिड होते हैं उनको हम अपराइट बोलते हैं, लेकिन कुछ जो होते हैं इन्वर्टेड या उल्टे भी होते हैं। तो ये पिरामिड चाहे उल्टा त्रिभुज बनाया जाए या सीधा त्रिभुज बनाया जाए, जिसका नीचे बेस आधार चौड़ा है या छोटा है, लेकिन नीचे हमेशा ही उत्पादक रखे जाते हैं जो आधारीय भाग में होते हैं। पिरामिड्स को अगर हम डिवाइड करें तो देखिए, नंबर, पिरामिड्स ऑफ नंबर, संख्या के आधार पे, ठीक है। सेकेंड है पिरामिड ऑफ बायोमास, भार के आधार पे, और तीसरा होता है पिरामिड ऑफ एनर्जी। तो ये आप देखिए, इसमें दो जो ये हैं पिरामिड संख्या के आधार पे, ये यानी किसी भी जगह की संख्या बताते हैं कि वहाँ जीवों की कितनी संख्या है। अब आप देखें घास के मैदान में जहाँ चारण खाद्य श्रृंखला है, तो नेचुरल सी बात है, इसमें आप त्रिभुज, सीधा त्रिभुज देख रहे हैं, इसमें नीचे घास की संख्या बहुत ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा होगी, चूहों की संख्या उससे कम होगी, लोमड़ियों की संख्या उससे भी कम, और शेर जंगल में ज़्यादा से ज़्यादा। मान लीजिए अगर जंगल छोटा है तो 1-2 होंगे, बड़ा है तो कंपैरेटिवली उधर की इन सभी घास, चूहे, लोमड़ियों से कम ही पाए जाएंगे। तो इस प्रकार से जहाँ पर उत्पादक की संख्या बहुत ज़्यादा होती है और चरम उपभोक्ता कम होते जाते हैं, सीधा प्रकार का जो है वो बनता है पिरामिड। और परजीवी खाद्य श्रृंखला में हमेशा उल्टा। देखिए, अब इसमें नीचे पेड़ लिखा है, यह है पेड़, पेड़ को कौन खा रहे हैं? पक्षी। अब पेड़ एक है तो एक है संख्या में, उत्पादक कम है, पक्षी ज़्यादा हो गए, अंत परजीवी उनको खाने वाले और भी ज़्यादा हो गए। तो इस प्रकार का जो भी फूड चेन, मतलब इसमें टाइप रहती है पिरामिड की, वो हमेशा कैसी रहेगी? उल्टी। तो इसको बोलेंगे उल्टा पिरामिड। नेक्स्ट है इसमें
बायोमास जैव भार के आधार पे सीधा और उल्टा दोनों प्रकार का होता है। सीधा घास के मैदान में और उल्टा जलीय तंत्र में, क्योंकि जल के अंदर आप देखेंगे किसी भी छोटे से छप्पड़ में या तालाब में क्या होता है कि जो प्लांट के प्रोड्यूसर्स या प्लांट प्लैंकटन कम होते हैं, उनको खाने वाले जंतु प्लवक जिनको बोलते हैं वो ज़्यादा होते हैं, उनको खाने वाली मछलियाँ कुछ ज़्यादा हुई और मगरमच्छ यहाँ पर ज़्यादा पाए गए। तो इस तरह के जलीय तंत्र में जहाँ पर आधारीय भाग में उत्पादक कम होंगे, उल्टा पिरामिड बनेगा। थर्ड है इसमें पिरामिड ऑफ एनर्जी। तो देखिए पिरामिड ऑफ एनर्जी जो है ये हमेशा ही सीधे प्रकार का माना जाता है, चाहे वो नंबर के आधार पे या जैव भार के आधार पे उल्टा हो सीधा हो, लेकिन हमेशा एनर्जी जो होती है वो उत्पादक से लेकर चरम जो भी इसके अंदर कंज्यूमर्स हैं, उपभोक्ता हैं, वहाँ तक जाती है। ठीक है, तो इसमें एक दिशीय ऊर्जा प्रवाह होता है और इसमें एक बड़ा इम्पोर्टेंट है नियम जिसको लिंडमैन ने दिया था, 10% एनर्जी लॉ भी बोलते हैं इसको, पारितंत्र में दक्षांश का नियम। अब दक्षांश का नियम क्या है? इसके अनुसार ये हुआ कि किसी भी इकोसिस्टम में जो पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक लगभग 10% ऊर्जा का ही प्रभाव होता है, बाकी जो है उपापचय क्रियाओं में खर्च होती है। जैसे अब मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। मान लीजिए एक पौधा है, उस पौधे को खाया किसी खरगोश ने, तो ऐसा तो है नहीं खरगोश पूरा का पूरा पौधा खा जाएगा, तो वो जितना भी पार्ट खाएगा उसमें एनर्जी तो 100% है, बट जब वो खाएगा तो उसको श्वसन प्रक्रियाओं में, अपनी उपापचय क्रियाओं में भी यूज़ होगी, तो उसके अंदर एनर्जी भी आएगी। अब उस एनर्जी का उस खरगोश को मान लीजिए आगे खा लिया लोमड़ी ने, तो लोमड़ी ने जो खरगोश खाया, तो इसका मतलब है कि उस एनर्जी की उसका भी 10% एनर्जी लोमड़ी में गया। इसी तरीके से लोमड़ी को शेर ने खाया तो उसके अंदर, तो इसलिए ये क्योंकि इसमें एनर्जी जो होती है वो उपापचय क्रियाओं में भी खर्च होती है, 100% एनर्जी तो आगे जाएगी नहीं, तो इसलिए इसको बोलते हैं दक्षांश का नियम। नेक्स्ट है इसमें ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग, हरित गृह प्रभाव एवं वैश्विक तापन। देखिए हरित गृह प्रभाव, ग्लोबल वार्मिंग क्या है? देखो धरती पर अब डे बाय डे जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है, यही ग्लोबल वार्मिंग का एक रूप धारण कर रहा है। इसके लिए बहुत तरह की गैसेस जो कि प्रदूषण में से के द्वारा निकलती हैं, ठीक है, ये सभी गैसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा इसके लिए उत्तरदायी हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन CH4, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, N2O नाइट्रस ऑक्साइड, O3 ओजोन और वाटर पानी। तो जल वाष्प जो होता है ये हरित गृह ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए उत्तरदायी होता है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग के लिए नहीं होता। CFC सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है वायुमंडल के अंदर ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए और ग्लोबल वार्मिंग के लिए। मीथेन जो है इसकी उत्पत्ति धान की खेतियों से होती है, दलदली जगहों में ये पाई जाती है, जो हमारे कोयला वगैरह खनन है जहाँ, ठीक है, वहाँ पर भी मीथेन निकलती है क्योंकि कार्बन का रूप इसमें ज़्यादा है और दीमक वगैरह जो होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मीथेन होती है वो एक रिस्पॉन्सिबल गैस है जो कि हमारे ग्रीन हाउस इफेक्ट को आगे ट्रिगर कर रही है। तो अगर हम देखें 50 वर्षों में हमारे पृथ्वी का औसत तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा है, जो कि 2050 तक 1.5 से 4.5 तक बढ़ सकता है। तो देखिए आप टेम्परेचर कितना ज़्यादा हो जाएगा। अगर हम पराबैंगनी तरंगों की बात करें तो अल्ट्रावायलेट A UVA, अल्ट्रावायलेट B UVB और अल्ट्रावायलेट C, ये तीनों प्रकार की पराबैंगनी तरंगें हैं। जो A प्रकार की होती है वो यूज़फुल होती है, B जो है वो कैंसर को प्रमोट करती है, हार्मफुल होती है, और C अल्ट्रावायलेट जो पराबैंगनी तरंगें हैं C प्रकार की वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है। उत्परिवर्तन, म्यूटेशन, उत्परिवर्तन क्या होता है?
उत्परिवर्तन का मतलब है अचानक से जो चेंज आ जाता है। जैसे आज के टाइम में जेनेटिकली जो बच्चे पैदा हो रहे हैं या कोई जिस प्रकार से आगे बच्चों में कमियां आ रही हैं जीन्स के अंदर, उनकी संख्या में या उनके अरेंजमेंट में अचानक से किसी परिवर्तन होने से अगर किसी जाति में कोई भी परिवर्तन आता है किसी पॉपुलेशन में, तो उसको हम उत्परिवर्तन बोलते हैं, राइट। प्राकृतिक तापमान 20 से 40 डिग्री तक और एवरेज टेम्परेचर अर्थ का 15 डिग्री है। अब इसी से रिलेटेड कि हम कैसे ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट को और ग्लोबल वार्मिंग को कम करें, उसके लिए कुछ सम्मेलन किए गए ताकि हम अपनी अर्थ को आने वाले कुछ सालों में इन मुसीबतों से बचा सकें, जो कि जलवायु के अंदर, हमारे इकोसिस्टम में, हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे बायोस्फीयर के अंदर बहुत खतरनाक रूप ले रहे हैं। तो उसके लिए जो सम्मेलन हुए हैं उनके बारे में देखिए। जलवायु परिवर्तन से संबंधित सम्मेलन में स्टॉकहोम अधिनियम जो 1972 में लागू किया गया, इसका नाम संयुक्त राष्ट्र का मानव पर्यावरण सम्मेलन है और इसको UNEP के द्वारा स्थापित किया गया। इसका मुख्यालय नैरोबी केन्या में है, ठीक है। और पर्यावरण दिवस जो है वो 5 जून को मनाया जाता है, जैसा कि हमें मालूम ही है। इसके बाद सेकेंड आया रियो सम्मेलन, जिसको पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। इस सम्मेलन का नाम भी संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण विकास सम्मेलन, ठीक है, के UNCED जो है उसको फुल फॉर्म में है। मुख्य प्रावधान में 3 दस्तावेज जारी किए गए, जिसके अंदर हमने एजेंडा 21, वनों के सिद्धांत और रियो की घोषणा पत्र के बारे में इसमें किया स्टडी। तो जो महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं जो कानून बाध्यकारी हैं, CBD, UNFCCC, UNCCD है। एजेंडा 21 में मानवीय कार्यों का ब्लूप्रिंट है, ठीक है, और ये हमारे उसके अध्याय 40 में के चौथे भाग में लिखा हुआ है। और आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए इनको रखा गया है। प्रमुख समूह की भूमिका है विकास के लिए, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए इनको, यानी कि हम ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट हमारे पूरे इकोसिस्टम को, जितनी भी मानवीकृत जो कुछ एक्टिविटी या क्रियाओं के द्वारा, जिसको हम एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ कहते हैं, उसके द्वारा अगर कोई नुकसान हो रहा है या कोई प्राकृतिक संसाधनों के इससे कुछ नुकसान हो रहा है, तो उनके डेवलपमेंट विकास के लिए और उनके संरक्षण के लिए उन्होंने ये सम्मेलन किया, एजेंडा 21। तो सतत विकास इसके अंदर 3 टाइप का है: आर्थिक व्यवहार्यता, सामाजिक समानता, पर्यावरण संरक्षण। तो इन 3 मुद्दों पर यहाँ पर बात की गई। नेक्स्ट थर्ड है जोहान्सबर्ग सम्मेलन, जो कि 2002 में हुआ। इस सम्मेलन का नाम सतत विकास पर विश्व सम्मेलन था और इसका उद्देश्य था कि एजेंडा 21 में जितने भी टॉपिक्स रखे गए हैं उनके ऊपर चर्चा की जाए। और चर्चा के विषय थे शिक्षा, जैव विविधता जिसको बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, स्वास्थ्य, जल संरक्षण, वाटर कंजर्वेशन से रिलेटेड, और एनर्जी, ऊर्जा से रिलेटेड ये टॉपिक्स थे। रियो +20 में जो 2012 में हुआ, कहाँ चला रियो 20 जो 2012 में हुआ, इसका नाम भी संयुक्त राष्ट्र का सतत विकास के द्वारा ही दिया गया। और दस्तावेज द फ्यूचर वी वांट, ठीक है, इसकी 2 थीम्स थी, जिसमें एक थी हरित व्यवस्था तथा गरीबी को दूर करने के उपाय, और दूसरी थी संतुलित व सतत विकास हेतु अंतर सहयोग कैसे किया जाए। उसके बाद है UNFCCC, जिसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, जिसके लिए हस्ताक्षर 1992 में हुए। रियो सम्मेलन का महत्वपूर्ण दस्तावेज था। ये प्रभावी हुआ 21 मार्च 1994 में, यानी कि इस पर साइन तो कर दी 92 में, लेकिन
एक्चुअल में ये पूरा प्रभाव में कब आया? 94 में। इसमें 196 सदस्य हैं और मुख्यालय बॉन जो जर्मनी में स्थित है वहाँ है। इसके दस्तावेजों में अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 एक रखा गया। अनुच्छेद 2 में ग्रीन हाउस गैसेस की सांद्रता को स्थिर रखने के बारे पर चर्चा की गई, जबकि अनुच्छेद आर्टिकल 3.1 में CBDR और उसके सिद्धांतों को अपनाया गया। तो CBDR का फुल फॉर्म है कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो जितनी भी जिम्मेवारियाँ हैं वो कॉमन तो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पर डिफरेंशिएट कर दी गई है। जिम्मेवारी थी कि विकसित देशों की, यानी जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उसके लिए इसको आर्टिकल्स को बनाया गया। इनका समझौता प्रतिवर्ष बैठक COP, इसका फुल फॉर्म होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़, जो अलग अलग कॉन्फ्रेंस रखी जाती है। इसमें इन लोगों का उद्देश्य ये था कि ग्रीन हाउस की यानी हरित गृह प्रभाव में जितनी भी गैसेज यूज़ हो रही हैं, जिनकी वजह से हो रहा है, उसकी सांद्रता को कैसे कम किया जाए, और जो हमारी मानवीय हस्तक्षेप यानी अभी मैंने जैसा आपको बोला एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़, जिसके कारण से हमारी खुद मानव के द्वारा किए गए कुछ ऐसे कार्य हैं जिससे पर्यावरण दूषित हो रहा है, उस पर भी रोक लगाई जाए। इसके लिए COP1 एंड COP3, COP1 यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ फर्स्ट 1995 में अरेंज की गई, जो कि बर्लिन जर्मनी में थी, और COP3 1997 में, जिसको क्योटो प्रोटोकॉल भी कहा जाता है, वो प्रभावी हुआ था। और क्योटो प्रोटोकॉल का मेन उद्देश्य था औद्योगिक रूप से जो विकसित देश हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उसमें ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करा जाए, उसके लिए प्रतिबंध लगाया जाए, उनको बंद किया जाए। और इसका प्रावधान अनुसूची ए अनुसूची बी में है। अनुसूची ए के अंदर जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, और CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, PVC है, SF6 को कम करना है ताकि जो इन गैसेस की वजह से होने वाले बुरे प्रभावों को कम करने में मदद मिले। और अनुसूची बी के अंदर, इसके अंदर एनेक्स फर्स्ट, जो फर्स्ट है देश के निर्धारित उत्सर्जन कोटा जो होता है, उसके अंदर काम किया जाए। अब इसके बाद में है एनेक्स फर्स्ट। एनेक्स फर्स्ट क्या है? OECD में औद्योगिक रूप से विकसित देश जिनकी अर्थव्यवस्था संक्रमण दौर से गुजर रही है, ग्रीन हाउस इफेक्ट में कटौती करने हेतु बाध्यकारी होंगे, जैसे बाल्टिक, पूर्वी देश, यूरोपीय देश, सोवियत संघ। तो ये सभी विकसित देश हैं, इनके ऊपर कुछ ऐसे एक्शंस लिए गए ताकि उनको ग्रीन हाउस इफेक्ट में जो गैसेस हैं उनके अंदर कमी लाई जाए। और एनेक्स सेकेंड में OECD जो देश अर्थव्यवस्था संक्रमण दौर से नहीं गुजर रहे उसको इंक्लूड किया गया। इसमें 37 देश थे। और एक थर्ड कैटेगरी नॉन एनेक्स, जिसके अंदर विकासशील डेवलपिंग कंट्रीज़ जैसे हमारा भारत है, चीन है, ब्राज़ील है, इनको रखा गया। नेक्स्ट है द्वितीय प्रतिबद्धता अवधि 2012 से लेकर 2020 तक थी। इसको प्रोटोकॉल सेकंड भी बोला जाता है। ये जापान, रूस, ठीक है, इसमें ये देश पीछे हट गए थे, लेकिन कनाडा जो है वो पहले से ही पीछे हट चुका था। प्रोटोकॉल को और भी ज़्यादा अच्छा और लचीला बनाने के लिए कुछ प्रावधान रखे गए, जिसमें आप देख सकते हैं IET इंटरनेशनल एमिशन ट्रेडिंग, JIM जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज़्म, CDM क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज़्म। तो IET जिसमें वो इंटरनेशनल एमिशन ट्रेडिंग कहा जाता है, इसके अंदर जो भी कार्बन का क्रेडिट है यानी कार्बन की एमिशन होती है जो निकलती है उसको 1 AAU यूनिट में काउंट करते हैं। तो ये बोला गया कि वो देश जो विकसित प्रकार के इंटरनेशनल देश हैं वो अपनी एक टन कार्बन क्रेडिट जो उनको एक अमाउंट दी गई है
उससे कम ही उत्सर्जित कर सकते हैं और कम ही बेच सकते हैं। JIM जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज़्म में कार्बन के उत्सर्जन को कम करने वाले ऐसे प्रोजेक्ट्स यूज़ किए गए जो कि हमने ऊपर एनेक्सर 1 के अंदर पढ़ा गया, उनको हमने निवेश किया। और CDM के अंतर्गत चीन जो है क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज़्म में चीन का 60%, भारत का जो है वो 14% और ब्राज़ील का 7% रोल है, जिसके अंदर इसको एनेक्स 1 नॉन एनेक्स में चेंज किया गया। इसके बाद में हम नेक्स्ट स्लाइड में देख रहे हैं कि जो कोप है, कॉन्फ्रेंसेस हैं, कॉन्फ्रेंस 8 COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ 8 जो कि UNFCCC के द्वारा अरेंज की गई थी, वो 2002 में हुई थी दिल्ली के अंदर। COP 13 जो हुई है वो बाली रोड मैप 2007 में हुई थी, जिसके अंदर 13 के अंदर क्योटो को समाप्त कर दिया गया था और विकासशील जो देश थे, डेवलपिंग कंट्री थी, उसके अंदर भी प्रतिबंध लगा दिया गया और इसके अंदर UNREDD पर सहमति दी गई। ठीक है। नया समझौता 2009 में कोपेनहेग सम्मेलन में हुआ था, जिसमें उन्होंने कुछ पॉइंट्स रखे थे, जिसके अंदर 4 पॉइंट्स थे: अनुकूलन, शमन, तकनीकी हस्तांतरण और वित्त। ठीक है। कोपेनहेग जो 2009 में हुआ, COP 15 के नाम से भी जाना जाता है। इसमें मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ 15 को इंक्लूड किया गया। इसमें USA की मांग थी कि विकासशील जो देश है उनको प्रतिबद्ध किया जाए, उन पे प्रतिबंध लगाया जाए। तो जो इसमें ये था पॉइंट कि बेसिक भविष्य में अपनी बातों को सामूहिक रूप से रख सकते हैं, जैसे ब्राज़ील है, साउथ अफ्रीका है, इंडिया है, चाइना है, क्योंकि ये विकासशील देश है। ठीक है। तो अपने फ्यूचर के लिए वो कुछ अपनी बातों को रख सकते हैं सामूहिक रूप से, इंडिविजुअली नहीं। नेक्स्ट है वार्सा व्यवस्था। ये 2013 में COP 19 के अंतर्गत हुई थी, यानी इसमें जो पार्टीज़ अरेंज की गई थी कॉन्फ्रेंस के ड्यूरिंग, वो 19वें नंबर पे थी। इसमें लॉस एंड डैमेज का मुद्दा उठाया गया। पेरिस समझौता 2015 में हुआ, जो कि जिसको COP 21 के अंतर्गत रखा गया। ये नवंबर 2017 से प्रभावी हुआ। हालांकि समझौता जो है वो 2015 में हो चुका था, परंतु प्रभाव में आया 2017 में। इसमें 196 देश और 1 EV था। प्रावधान, इसके अंदर जो प्रावधान रखे गए उसमें आप देखिए INDC इंटेंडेंट नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन और वैश्विक स्टॉकटेक, थर्ड है दूरगामी लक्ष्य। तो INDC के अंतर्गत लक्ष्य निर्धारित किए गए जो कि सभी के लिए बाध्यकारी थे। वैश्विक स्टॉकटेक में INDC के लक्ष्यों की समीक्षा की गई और दूरगामी लक्ष्य का मतलब आने वाले जो हमारी 21वीं सदी है, ठीक है, उसके अंदर क्या फ्यूचर के अंदर हम लोग इम्प्रूवमेंट्स ला सकते हैं। और जैसे 21वीं सदी तक 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक का इसमें टेम्परेचर से रिलेटेड टारगेट रखा गया और निचले द्वीपों में 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड का टारगेट रखा गया। एंड फोर्थ, इसके अंदर प्रावधान था तकनीकी और वित्तीय सहायता, जिसमें ग्रीन क्लाइमेट फंड को 2025 तक $100 अरब तक प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि पूरे बायोस्फीयर में, जैवमंडल में या हमारे इकोसिस्टम में उसको क्लीन करने के लिए हेल्प कर सके। तो इसमें ये मेरे नोट्स, मैंने आपको यहाँ पे अपने चैनल का नाम भी दिया है, इसमें कि डॉक्टर इंद्रजीत कौर के द्वारा @विरदी साइंस जो मेरा यूट्यूब चैनल है, प्लीज़ उसको विज़िट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि इससे आपको आगे अच्छी इन्फॉर्मेशंस मिल सकें जो आपके लिए हेल्पफुल हो। नेक्स्ट टॉपिक है पर्यावरणीय मुद्दे। अब
पर्यावरण के अंदर कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हैं, जिनको हमें डिस्कस करना चाहिए? जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, उष्मीकरण, मरुस्थलीकरण, वन उन्मूलन, ओजोन अवक्षय, ये ओजोन डिप्लेशन इसको बोलते हैं। तो पर्यावरणीय व पारिस्थितिकी परिवर्तन और उनके प्रभाव के बारे में पढ़ना है। जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधन, उनका कंजर्वेशन, उनका संरक्षण, उनकी प्रोटेक्शन और उनकी डेवलपमेंट से रिलेटेड हमने स्टडी करना है। यहाँ पर मैंने फिर आप लोगों के लिए एक बार लिखा है कि मेरे @विरदी साइंस चैनल पर जाके इकोलॉजी से रिलेटेड मैंने डिटेल में खाद्य जाल पर, फूड वेब पर, फूड चेन खाद्य श्रृंखला पर, टर्मिनोलॉजी पर मेरी डिटेल में वीडियोस हैं और एंटोमोलॉजी के शॉर्ट्स हैं, तो इसको प्लीज़ देखिए। नेक्स्ट है वन उन्मूलन, जिसको कहते हैं निर्वनीकरण, डिफॉरेस्टेशन। देखिए शॉर्ट में अगर मैं बताऊं तो वनावरण हमारे विश्व के अंदर जो स्थिति है हमारे वनों की, वो है लगभग 31% और भारत में है 23.5 से लेकर 24.6 ऐसा क्षेत्र है जिसके अंदर की वनों के रूप में हमें वो मिल जाएगा, और राजस्थान में ये सिर्फ 9.5% ही है। UNFCCC के अनुसार वनों की कटाई के कारण, क्योंकि जहाँ कृषि हो रही है तो 80% वन कृषि के कारण काटे गए हैं, 14% लॉगिंग के कारण एंड 5% ईंधन, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए लकड़ी को काटने के लिए वो पेड़ों की कटाइयाँ होती हैं, तो वो जो है उसमें वन वैसे रहेंगे। इसके बाद में हम चले UNRED, जिसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम ऑन रिड्यूसिंग एमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। ठीक है, तो इसके अंदर इसकी स्थापना को 2008 में बाली एक्शन प्लान के दौरान किया गया और ये फैसलों की अनुपालना में हुआ था, जिसका मुख्यालय जिनेवा में है। REDD के अनुसार विकासशील देशों के लिए ये लागू किया गया। इसके अंदर निर्वनीकरण में यानी डिफॉरेस्टेशन में कमी की जाए, ये कुछ ऐसे इनके उद्देश्य हैं। कार्बन के उत्सर्जन में कमी होनी चाहिए, वनों का संरक्षण यानी वनों की प्रोटेक्शन होनी चाहिए, वनों का सतत प्रबंधन, उनका एक पूरा डेवलपमेंट होना चाहिए ताकि हमारा इकोसिस्टम जो है वो हेल्दी रहे। और इसके अलावा वन कार्बन स्टॉक वृद्धि जो है उसके बारे में ये मुद्दे रखे गए। नेक्स्ट है इसमें ओजोन डिप्लेशन। ओजोन क्या है? ओजोन एक लेयर है, हमारा जो वायुमंडल है, वायुमंडल के अंदर अलग अलग परतें हैं, उन परतों में ओजोन एक ऐसी लेयर है जो कि पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। तो वायुमंडल के अंदर अगर हम देखें तो क्षोभ मंडल की जो परत होती है वो हानिकारक है, और समताप मंडल की लाभदायक परत होती है जो कि 16 डिग्री से 25 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर है, और इसकी जो परतों की मोटाई होती है वो हमेशा डाबसन DU में काउंट की जाती है। जब कहीं पर भी सांद्रता का लेवल 220 डाबसन से कम होता है तभी ओजोन डिप्लेशन की एक प्रोबेबिलिटी संभावना होती है, यानी कि 220 डाबसन जो एक सांद्रता है वो हमें कम से कम इन लेयर्स को सुरक्षित रखने के लिए चाहिए। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो कितने डाबसन है, दैट इज़ 220 डाबसन। अब इसके कारण क्या है? ओजोन की लेयर, ओजोन O3 जिसका फार्मूला है, ऑक्सीजन का O2 होता है, एक O2 ऑक्सीजन नवजात ऑक्सीजन के अणु के साथ में मिलकर O3 का निर्माण करती है। जो लेयर हमारी 1992 के अंदर इसके अंदर होल पाए गए थे, लेकिन अब उनको किसी भी तरीके से ट्रीटमेंट कर लिया, लेकिन ओजोन लेयर में अवक्षय होने की वजह से ही जो हम पढ़ रहे हैं हरित गृह प्रभाव है, ग्लोबल वार्मिंग है, इसके इफ़ेक्ट जो है वो पड़े, क्योंकि ओजोन की लेयर ने हमारे पूरे इकोसिस्टम को पराबैंगनी किरणों को धरती तक आने से बचाया हुआ था।
तो कुछ ऐसे कारण हैं जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ठीक है, इसका एक्सेस क्वांटिटी के अंदर उत्सर्जन होना, H2SO4 कण, सल्फ्यूरिक एसिड पार्टिकल्स का होना, क्योंकि एसिड रेन जो होती है वो भी इसी का एक पार्ट है, CCl4 जिसको कार्बन टेट्राक्लोराइड कहते हैं, ये भी एक कारण है गैस का उत्सर्जित होना, नाइट्रिक ऑक्साइड और ब्रोमीन युक्त यौगिक। तो ओजोन अवक्षेप यानी ओजोन के डिप्लेशन के लिए जो सम्मेलन हुए उसमें सबसे पहले वियना सम्मेलन 1985 में हुआ, जो कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन को कम करने के लिए रखा गया, ये इसका मेन टारगेट था। उसके बाद में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में हुआ, 16 नवंबर 1987 में, लेकिन वो लागू हुआ 1 जनवरी 1989 में, 89 में। इसके बाद में कोपेनहेगन संशोधन है जो कि 1992 में किया गया, जिसके अंदर उसके पॉइंट्स या लक्ष्य थे क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग 2000 विकसित देशों में, ठीक है, और भारत में 2008 में इसको पूर्णतः प्रतिबंध कर दिया गया, 2010 तक विकासशील देशों के लिए किया गया। इसके बाद में किंगाली समझौता जो कि 2016 में किया गया, इसके अंदर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के जो भी टॉपिक्स रखे गए थे उनको संशोधित किया गया हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को कम करने के लिए, और ये 1 जनवरी 2019 को लागू हुआ। ये जो मैंने आपके साथ में शॉर्ट नोट्स के रूप में यहाँ पर कुछ टॉपिक्स को, कुछ नहीं मैं कहूँगी कि सभी टॉपिक्स को मैंने यहाँ पर कोशिश की है कि कवर अप करने की, और इसी तरीके से आप जो मेरी वीडियोस हैं उसको मेरे YouTube चैनल पर देखें, और इसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और सभी स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माय साइड, ताकि आप अपने सभी तरह के कॉम्पिटिशन्स को क्लियर करें और अपने न्यू फ्यूचर में अच्छे जॉब्स की अपॉर्चुनिटी को गेन कर सकें। तो बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माय साइड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।